नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 8 में अध्याय 4 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है कानूनों की समझ। तो कानून को हम कैसे समझेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। दो व्यक्ति हैं, एक अमीर वर्ग का है और दूसरा गरीब वर्ग का है। दोनों का अपराध समान है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कानून के अनुसार दोनों दंड की भागीदारी समान रूप से होंगे, दोनों को समान रूप से दंड मिलेगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति अमीर वर्ग का है तो उसे कुछ छूट दिया जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि दोनों को समान रूप से दंड मिलेगा। तो कानून जो है वो सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। ये नहीं कि कोई अमीर वर्ग है या ऊंचा वर्ग है तो उसको कुछ छूट दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए इस चैप्टर से हम कुछ प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने क्या की है, 10 साल की सजा सुनाई है। एक सरकारी अधिकारी का बेटा है ये। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है, यानी कि जो 10 साल की सजा सुनाई गई है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करता है। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है? बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर हम नीचे देखेंगे। क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? ये पेज 43 में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की पुस्तक में। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि कानून जो है वो सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह बड़े अधिकारी का बेटा हो या एक गरीब व्यक्ति का बेटा हो। अगर उसने अपराध किया है और उसे सजा सुनाई गई है तो वो दंड का भागीदारी होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सरकारी अधिकारी ने सही काम नहीं किया। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, सरकारी अधिकारी ने सही काम नहीं किया बल्कि अपने पद का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। एक बड़े अधिकारी होने के नाते उसने अपने बेटा को तो छुटकारा दिला दिया 10 साल की सजा से, तो लेकिन यहाँ पर वो क्या किया, पद का दुरुपयोग किया है अपना। कानून के अनुसार सभी को समान दंड ही मिलेगा। दूसरा, अधिकारी के बेटे को इस आधार पर माफी नहीं मिलना चाहिए कि उसका पिता जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है, इस आधार पर उसको माफी नहीं मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या है, इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना ढंग से क्यों मानते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है, ये आपको पेज 45 में मिलेगा। इसके उत्तर में हम देखेंगे, राजद्रोह कानून 1870, इस कानून के अनुसार अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही उसको क्या किया जाता था, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो एक तरह से यह मनमाना है। मनमाना क्यों? कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, परंतु यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाया गया। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये ब्रिटिश पर लागू नहीं हो रहा है, केवल भारतीय पर लागू हो रहा है। अगर कोई भारत का नागरिक ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है तो उसको क्या किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अगर वहीं पर ब्रिटिश सरकार का कोई व्यक्ति उसका विरोध करे तो उसको जेल में नहीं डाला जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या मनमाना देख रहे हैं, केवल भारतीय पर लागू हो रहा है ऐसा। अगला प्रश्न क्या है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। घरेलू हिंसा में आपका बहुत सारा आ जाएगा। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दुख
दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये पेज 48 में आपको मिल जाएगा। घरेलू हिंसा में मारपीट किया जाता है, जैसे ज़्यादातर महिलाओं के साथ उनका शोषण किया जाता है, तो ये सब घरेलू हिंसा में आ जाएगा। इसके उत्तर में हम देखेंगे, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, मतलब ज़्यादातर घरों में हम किसी के पति या हस्बैंड को ही देखते हैं, घर की किसी औरत, ऐसा ज़्यादातर पत्नी के साथ ही होता है, मारपीट करता है तो उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक भी हो सकता है। शारीरिक मारपीट में आप देख लीजिए, जैसे वार करना, हाथ से मारना या लाठी से मारना। भावात्मक शोषण यहाँ पर हम बोलेंगे कि औरतों को बहुत सारा, मतलब उनको हमेशा डांटा फटकारा जाता है, अजीब अजीब तरह की गालियाँ भी दिया जाता है, तो वो चीज़ को हम यहाँ पर भावात्मक शोषण समझेंगे। नए कानून द्वारा महिलाओं को अधिकार है। पहला, यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। दूसरा, किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ महिलाएं सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकी हैं। तीसरा, महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? ये पेज 48 में आपको मिलेगा। लोगों को अवगत कराने के तरीके इसके उत्तर में देखेंगे। जन सुनवाई के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, कुछ संगठनों के साथ चर्चा की बैठकें आयोजित करना। संवाददाता सम्मेलन बुलाए जाना और कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई। इन तरीकों के आधार पर लोगों को जागरूक किया जा सकता है, कानून व्यवस्था से अवगत कराया जा सकता है। यहाँ पर कार्यक्रम हम देख लिए, बैठकों का आयोजन, सम्मेलन बुलाया जाना और ऑनलाइन याचिका शुरू किया जाना। अगला प्रश्न है, ये क्या कह रहा है प्रश्न, उपरोक्त चित्र कथा पट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से दो तरीके से संसद पर दबाव बनाया। ये ऊपर में अपने पुस्तक में आपको साफ दिखाई देगा, पढ़ लीजिएगा, ये पेज 48 में है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, संसद पर दबाव बनाना। पहला, वकील, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। दूसरा, महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी को अपने सुझाव सौंप दिए। अगला प्रश्न क्या है, ये पोस्टर है, आपकी पुस्तक में साफ दिखाई देगा। बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं? ये पेज 48 में है। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उभरने के लिए औरतों ने तरह तरह से वो संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित के बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। यह अंग्रेजी शब्द, इसका ये शब्द है सर्वाइवर, जिसका अर्थ है जो बचा रहे। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त का अर्थ। पहला, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। दूसरा, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की मारपीट, यौन उत्पीड़न या आर्थिक एवं भावात्मक पीड़ा न पहुंचाना। अब पाठ्य पुस्तक से प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला है, 1 है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। और यहाँ पर उदाहरण भी बोला गया। अपने जवाब देते हुए कानून का उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। वास्तविक मतलब जो दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप से, और काल्पनिक यानी कि सोच समझ के, कल्पना करके उस चीज को बताना।
तो यहाँ पर उत्तर में हम कहेंगे कानून का शासन। सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर क्या होता है, समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं होता, यानी कि कोई बड़ा अधिकारी है तो ये नहीं कि उसे छूट दे दिया जाए। अगर वह अपराध करता है तो वो कानून के अनुसार समान रूप से भागीदारी होगा। दूसरा, कानून जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रश्न पूछा गया था कि कानून के शासन पद से आप क्या समझते हैं। तो कानून जाति धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, वह सभी व्यक्ति पर, नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। तीसरा, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है, लाल बत्ती में क्या होता है कि रुकना है आपको, तो अगर वो पार कर जाता है, रोड क्रॉस कर जाता है जब लाल बत्ती जल रही है, तो यह यातायात के नियमों का क्या है, उल्लंघन है। दूसरा प्रश्न है, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानूनों का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारण से दो कारण बताइए। तो इसके दो कारण उत्तर में ये है कि पहला, ब्रिटिश सरकार ने तो कानून को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे कि हमने 1870 का राजद्रोह देखा। दूसरा, ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना। महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, अपने शब्दों में लिखिए। महिला संगठनों की क्या भूमिका थी, क्या योगदान दिया उन्होंने। महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें तथा विचार सुने। दूसरा, महिला संगठनों ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता महसूस की। तीसरा, महिला संगठनों ने विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की। चौथा, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपना सुझाव दिए। 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो ये था महिला संगठनों की भूमिका। घरेलू हिंसा पर नया कानून बनाने में इनका योगदान रहा महिलाओं का। प्रश्न 4 है, यहाँ पर कह रहा है अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। वह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। यह कानून का शासन नहीं था। दूसरा, राष्ट्रवादियों ने अपने बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीय और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं था जिनका पालन करना मजबूरी हो, यानी कि उसको मजबूरी से, दबाव से पालन करना ही है। राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे कि जो न्याय के विचार पर आधारित हो। इस प्रकार यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।